हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th फिजिक्स। उसमें बात हुई थी हमारी आप तक प्रतिबिंब तक। ठीक, प्रतिबिंब के आगे और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़े थे। ठीक, पहले में तो पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, दूसरे में पढ़ाया था हमने आपको प्रतिबिंब, फिर तीसरे में हमने आपको पढ़ाया था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अब आज बात करेंगे गोलीय दर्पण। ठीक, क्या बात करेंगे भैया? गोलीय दर्पण। वो हेडिंग बना हुआ है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो थोड़ा सा ध्यान समझिए, गोलीय दर्पण क्या होता है भैया? गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? ये कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग है। ठीक, कैसे काटा हुआ भाग है थोड़ा समझना है आपको भैया, ध्यान से पहले समझ लीजिए। ठीक, इधर देखिए, जैसे क्या है, कोई गोली है, कोई गोली है, तो इसको क्या कर रहे हैं? इसको काट दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं भैया? काट दे रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं? एक तरफ रेड ऑक्साइड से कलर कर दे रहे हैं। ठीक, गोलीय दर्पण क्या है? कांच के खोखले का गोले का एक कटा हुआ भाग है, जिसमें क्या होता है, एक साइड रेड ऑक्साइड की कलैकी होती है और दूसरा तल जो होता है परावर्तक तल होता है। जैसे ये है, आप देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ है? कलई की गई है। ठीक, ये क्या हुआ है? कलई की गई है। और ये जो पूरा गोला है इसको काटा गया। क्या कर रहे हैं भैया? काट रहे हैं। अगर इसको काट देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनेगा नहीं? बनेगा, बन जाएगा ना। ये क्या होगा? एक प्रकार का दर्पण होगा। और इसको मान लिया हमने, क्या कर दे, अंदर की ओर कलाई कर दे रहे इसको। ठीक, और इसको भी काट कर निकाल दिए, काट कर इसको निकाल दिए। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये भी एक प्रकार का दर्पण हुआ, जिसमें अंदर की ओर कलाई की गई और परावर्तक तल बाहर हुआ। ठीक, तो ये सभी क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, जिसका एक तल परावर्तक तल होता है और दूसरा तल क्या होता है? रेड ऑक्साइड से कलई किया होता है। अब लिख सकते हैं इसमें क्या, जिसका एक तल परावर्तक तल होता है और दूसरे तरफ रेड ऑक्साइड की कलई की होती है, ठीक। अब बात करेंगे गोलीय दर्पण जो है भैया दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। कौन कौन से हैं भैया? ये नंबर 1 है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। नंबर 2 है उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है, इसमें जो है ये कलई जो होता है बाहर की ओर होता है। ठीक, जैसे ये गोला है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं? काट दे रहे हैं। ठीक, मान लो काट कर निकाल रहा है, बस इसको ऐसा लगे गोला कटा हुआ है, इसीलिए हम डैश डैश लाइन से इसको दिखाए हैं। और ये है क्या? यही चीज है। तो अब इसमें देखो, जो कलई की गई है ये बाहर की ओर कलई की गई है और परावर्तक तल कौन होगा? अंदर की ओर होगा। ठीक, तो ये क्या हुआ है? इसको लिख दे रहे हैं कलई किया हुआ भाग। ठीक, और ये अंदर वाला क्या होगा भैया? परावर्तक तल। ठीक, परावर्तक तल। किसी कोई दिक्कत?
इसको क्या किए भैया, काट करके इस तरह से बना दिए हैं। ये परावर्तक तल हो गया और ये बाहर वाला क्या हुआ, कलई किया हुआ है, ठीक, भाग है। तो इस प्रकार से इस चित्र से क्या इसकी परिभाषा निकलती है, कुछ आपको समझ में आ रहा है? इसमें समझ में ये आ रहा है भैया कि जो अवतल दर्पण है, ये क्या है, जो अवतल दर्पण है इसमें कलई बाहर की ओर की रहती है, कलई बाहर की ओर की रहती है, और इसका जो परावर्तक तल है ये दबे हुए तल से होता है। ये ऐसे झुका हुआ है ना, तो ये दबे हुए तल से परावर्तक तल है ना, कि ये उभरा हुआ भाग है पीछे का, समझे? तो अगर अवतल दर्पण की परिभाषा पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक तल दबे हुए तल से होता है, या जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, और जिसका कलई जो है उभरे हुए तल में किया रहता है, मतलब यह बाहर की ओर किया रहता है। बात समझ में आई? अगर परिभाषा लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। इसमें परावर्तन क्या होता है भैया, दबे हुए तल से होता है, और बाहर की ओर कलई की होती है, कलई की होती है। बात समझ में आई? इसी तरह से जो ये उत्तल दर्पण वाला होगा, मान लो कोई गोला है, कांच का गोला खोखला है, ये कांच का खोखला गोला है यही। अब इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको हम अंदर की ओर कलई कर दे रहे हैं, ठीक, और अंदर की ओर कलई करके इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक, अंदर की ओर कलई करके इसको काट दे रहे हैं, ठीक। तो काट दिए, मान लो इसको निकाल दिए, से डैश डैश लाइन दिखा दे रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक, ये यहां लिख लेना आप, अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण, ठीक, और ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक, हालांकि बना उसी में है तो आप समझ जाएंगे। ये जो उत्तल दर्पण कैसे है, ये इसमें कलई जो है ये अंदर की ओर की है, और परावर्तन जो होगा इसमें बाहर की ओर से होगा। बात समझ में आई? परावर्तन जो होगा बाहर की ओर से होगा। अभी शायद आपको कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे आप पढ़ते चलेंगे, इन सभी के द्वारा चित्र खींचना सीखेंगे, सब एकदम मामला क्लियर हो जाएगा, कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण हमने बताया भी, जिसमें क्या होगा, परावर्तन दबे हुए तल से होगा, ये अंदर की साइड से, और कलई बाहर की ओर की होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से, क्या उभरा हुआ तल है बाहर का ओर, और इसमें कलई अंदर की ओर की रहेगी। बात समझ में आई? तो अगर परिभाषा लिखना होगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, और अंदर की ओर कलई की होती या किया गया होता, ठीक, वो हमारी आपकी भाषा है, समझने से, ठीक। तो किसी कोई दिक्कत नहीं बची। इसमें भी यही लिख सकते हैं, अंदर की ओर क्या है, कलई किया हुआ भाग, ठीक, और ये बाहर का क्या है, ये परावर्तक, ठीक, किसी कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। तो फिर से आप समझ लें कि दर्पण क्या है, गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण क्या होता है भैया, ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक। खोखले गोले का मतलब क्या होगा, अंदर
अंदर से एकदम खोखला होगा। जैसे मान लो बॉल है, ठीक, बॉल अंदर से एकदम खोखली है और उसको क्या कर दें, बीच से काट दे या और हल्का साइड से काट दे, तो एक आपको छोटा वाला भाग प्राप्त होगा। जो छोटा वाला भाग प्राप्त होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से दर्पण की तरह कार्य करेगा। ठीक, अब उसमें जो होगा, अगर जैसे आप बॉल लिए हैं, अगर बॉल को आपने क्या किया, एक साइड से काट दिया, ठीक, एक साइड से काटेंगे तो छोटा वाला भाग निकलेगा, वो क्या होगा, उसमें अगर आप बाहर की ओर कलाई कर रहे हैं तो अंदर की ओर वो झुका रहेगा। तो बाहर की ओर कलाई किए छोटे वाले भाग को बॉल का, तो क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और अगर उसी छोटे वाले भाग को जो आपका मान लीजिए जैसे बॉल का है, आप अंदर की ओर कलाई कर दिए तो बाहर का ओर क्या होगा, परावर्तन होगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लिया जाए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए भैया, अगला हेडिंग है गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। इसमें काफी चीजें छोटी छोटी आपको सीखना है और इम्पोर्टेंट भी है इस चैप्टर को सही तरीके से समझने के लिए। ठीक, अगर इस चैप्टर को सही तरीके से आपको कंठस्थ रूप से समझना है, जानना है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अवश्य आनी चाहिए। ठीक, जैसे सबसे पहले हम बात करें वक्रता त्रिज्या। वक्रता, सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र की। ठीक, वक्रता केंद्र, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको समझने के लिए जैसे मान लो कोई हमने दर्पण बना दिया, कोई एक ही बना लेते हैं। ठीक, मान लो कोई एक ही बना लिए अवतल दर्पण। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले वक्रता केंद्र क्या है। ठीक, वक्रता केंद्र जो है भैया, जैसे आप दर्पण को जब बनाए थे, अभी देखिए ध्यान से, जैसे मान लो आपको दर्पण को अवतल दर्पण बनाना है, तो आप क्या करते हैं, इसको ऐसे काटते हैं गोले को, तो इस गोले का कुछ न कुछ केंद्र होता है ना, उस गोले का क्या होता है, कुछ न कुछ केंद्र होता है। ठीक, तो जो केंद्र है उस गोले का, जिसका कि दर्पण काट के बनाए हैं, तो वही क्या होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ध्यान समझिए, मतलब जिस गोले को काट कर हम दर्पण बनाए हैं, उसका जो वक्रता केंद्र था वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। उसी तरीके से ये दर्पण जिस गोले का काट के बना होगा, उसका कुछ न कुछ क्या होगा, केंद्र होगा, और वही केंद्र इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। मतलब परिभाषा अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया है कि वक्रता केंद्र क्या है, जिस गोले को काट कर दर्पण को बनाया गया है, उस गोले के वक्रता केंद्र को दर्पण का, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है, वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिसका कि दर्पण एक भाग है। ध्यान समझिए, अगर परिभाषा लिखना होगा आप यही लिखेंगे कि वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिसका कि दर्पण एक भाग है। मतलब जैसे अगर हम बात करें वक्रता केंद्र क्या है, तो दर्पण, जैसे मान लो ये दर्पण हमको बनाना है, तो क्या करते हैं, इसको कट करके दर्पण बना लेते हैं। तो इसका जो वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं, ये वक्रता केंद्र क्या होगा, कि जिस गोले को काट करके हम बनाए हैं इसको, उसका जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र है। तो वही हम बता रहे हैं कि वक्रता केंद्र जो है, ऐसे दर्पण है, ये वक्रता केंद्र जो है ये उस गोले का केंद्र है। ठीक, ये उस गोले का केंद्र है जिसका कि दर्पण क्या है, एक भाग है। इसी को काट कर दर्पण बनाए, जो इसका केंद्र होगा यही इसका वक्रता केंद्र होगा। मतलब जैसे मान लीजिए दर्पण है, तो इसमें जो इसका केंद्र रहा होगा, जो गोला ये बनेगा, जो केंद्र रहा होगा, मान लीजिए यही क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक, वक्रता केंद्र। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिनोट करेंगे। ठीक, और दूसरी बात करते हैं सबसे पहले
वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भैया, फिर से ध्यान समझिए कि उस गोले का रेडियस, उस गोले का रेडियस मतलब त्रिज्या जिसका कि दर्पण क्या है, एक भाग है। ध्यान समझिए, वही चीज बार बार रिपीट होगा। जैसे केंद्र, वक्रता केंद्र की बात किए तो उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, इसकी वक्रता केंद्र कहलाती है। त्रिज्या की बात करेंगे तो उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब जैसे इसको काट कर दर्पण को बनाएंगे तो कुछ न कुछ इस गोले क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी, जिसको काटेंगे तो जो इसकी त्रिज्या रहेगी यहाँ से यहाँ तक, वही क्या होगा, इस गोले की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे आर से व्यक्त करते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ध्यान समझिए, फिर से दोनों समझ लीजिए। वक्रता केंद्र क्या है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। उस गोले की त्रिज्या, जैसे त्रिज्या की बात करें तो उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण क्या है, एक भाग है, ठीक। इसको काट कर दर्पण को बनाए हैं, जो इसकी त्रिज्या रहेगी वही क्या होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये आर, ये इसकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। आप इसको लिख सकते हो वक्रता त्रिज्या। किसी कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए और भी कई चीजें इसमें। मान लिया थर्ड पॉइंट, मुख्य अक्ष, ठीक, मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है भैया, जो दर्पण है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के मध्य बिंदु, ये जो दर्पण होगा, इस दर्पण का, जैसे ये दर्पण है, इसका कोई न कोई एक मिड पॉइंट होगा, इससे जाने वाली जो रेखा होगी वही क्या होगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। और वो भी क्या होगी, इसके सामने से जाएगी, ना कि सोचो कि ऐसे चली जाए कि मुख्य अक्ष होगा, ऐसे चली जाए तो मुख्य अक्ष होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो ये क्या होगा भैया, यही रेखा तो जा रही है, यही क्या होगा, मुख्य अक्ष, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और समझिए फोर्थ पॉइंट, ध्रुव क्या है, ध्रुव, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। जो मुख्य ध्रुव है भैया, जो दर्पण है, ठीक, दर्पण है, जो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक, वही क्या होगा, इसका ध्रुव कहलाएगा। जिसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक, जिसे क्या करते हैं भैया, पी से डिनोट करते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बात करें अगर फिफ्थ पॉइंट की, तो इसमें बात कर सकते हैं हम आप लोग फोकस दूरी की, या फोकस की बात कर लेते हैं पहले, मुख्य फोकस की, ठीक, मुख्य फोकस की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेन फोकस बोल सकते हो, ठीक, या प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं। अब देखिए मुख्य फोकस क्या है, जैसे दर्पण है, ठीक, तो दर्पण में जब किरण को डालते हैं, ठीक, जैसे इधर मान लो हमने बना दिया, ये दर्पण है, तो किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाएगी। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है भैया, मुख्य अक्ष है। इसके समांतर जो किरण जाएगी वो दर्पण से क्या होगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वही उसका मुख्य फोकस कहलाए। बात समझ में आई। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वही उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक। बात समझ में आई। अगर मान लो इसी की बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, जैसे ये उत्तल दर्पण बनाते हैं,
तो उत्तल दर्पण में आप बोल सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष से समांतर जा रही, ये क्या होगी, इधर तो मुड़ेगी नहीं, ये क्या होगी, ये दूर मुड़ाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया कि एक होता है अभिसारी और अपसारी प्रकृति, ठीक। उसमें क्या होता है कि जो अवतल दर्पण है वो किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है और उत्तल दर्पण जो है किरणों को मुख्य अक्ष से दूर भगाता है, फैलाता है, ठीक। तो जब इसको आप पीछे कर दिए तो जो ये किरण जा रही है, अगर आप इसको पीछे की ओर बढ़ा करके देखोगे तो ये ऐसा लगेगा कि किसी एक बिंदु से जा रही है। ये किरण जो जा रही, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से गई टकरा के गई, ये किरण ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से जा रही है सीधा। तो यही बिंदु क्या होगा, उसका मुख्य फोकस कहलाएगा। किसमें? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होगा, समांतर जाकर परावर्तित होकर जिस बिंदु से कटेगी वही क्या होगा, उसका मुख्य फोकस होगा। और इसमें क्या होगा, जाएगा तो परावर्तित होगा, लेकिन जहां से जाते हुए किरण आभास होगी वही क्या होगा, उसका मुख्य फोकस कहलाएगा। और चीजें समझिए, ये मुख्य फोकस की बात हो गई। अगर आप दिखाना है, देखिए इसी में दिखा देते हैं, जैसे क्या हो गया, हम बता दे रहे हैं, या मुख्य फोकस, ठीक। तो इसके बाद बात आएगी फोकस दूरी। क्या हो गया, फोकस दूरी, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक। क्या बोलते हैं भैया, फोकल लेंथ। तो इसमें थोड़ा ध्यान समझिए, फोकस दूरी क्या है, जो ये मुख्य फोकस है, ये इसकी और ध्रुव P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी। और ये जो f था इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, ठीक। क्या कहते हैं भैया, मुख्य फोकस। इसमें अगर दिखाना होगा तो यही चीज, ये P है, यहाँ से यहाँ तक दूरी फोकस दूरी स्मॉल f हो जाएगी। इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, स्मॉल f फोकस दूरी हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अभी जानते चलिए कि जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी इधर की ओर होती है, और उत्तल दर्पण जो होता है फोकस दूरी दाहिनी ओर होती है। इसको आप माइंड में बिठा के चलना, ठीक। जो अवतल दर्पण है फोकस दूरी बाईं ओर ही होती है, और जो उत्तल दर्पण है उसमें फोकस दूरी दाईं ओर ही होती है, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब जरा और समझिए, और पॉइंट ऐसे मान लीजिए, फोकस दूरी हो गया, अब होगा फोकस तल, फोकस तल, ठीक। इसे बोलेंगे फोकल प्लेन, ठीक। फोकस तल क्या होता है, अच्छा चलो, अब देखिए फोकस तल क्या होता है भैया, कि जैसे ये मुख्य, ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक। तो इसमें जो ये मुख्य फोकस है, ठीक, हम अलग से चित्र बना दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें मान लीजिए यही फोकस है, मुख्य फोकस। तो इस जो मुख्य अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत, क्या, इस अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर, मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या बोलते हैं, फोकस तल कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।